ठीक है। तो कल हमने मोशन स्टार्ट किया था। मोशन की डेफिनेशन मैंने लिखाई थी कि मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझो मोशन क्या है। मोशन की डेफिनेशन मैंने दी, मोशन इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें 2-3 नई चीज़ें, नई टर्म एक तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, जिन टर्म के बारे में आपको नॉलेज होगी तभी जा करके आप मोशन की अच्छे से डेफिनेशन समझ पाओगे। तो वो टर्म है आपका सबसे पहले पोजीशन, ठीक है। वैसे पोजीशन के बारे में तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, ऐसे आइडियाज़ हैं, लेकिन फिजिक्स के टर्म में पोजीशंस क्या होता है इसके बारे में अभी सीखेंगे हम। और फिर इसके बाद से एक और टर्म आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि आप इसके बारे में पहले कुछ नहीं जानते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिर हम पोजीशन के बारे में भी जानेंगे कि पोजीशंस क्या होता है। फिर एक और चीज़ आप देख रहे हो कि टाइम, विद टाइम, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ कैसे पोजीशन को चेंज हो रहा, टाइम क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम कलेक्ट करेंगे। उस रूम से मार्कर ले आओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में, पोजीशन नहीं, पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग देख सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं एक आसान सी भाषा में बोलूँ, आसान सी भाषा जो हमको समझ में आती है, यानी कि हिंदी में बोलूँ, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। एक नॉर्मल सी सेंटेंस कि जहाँ से बैठ के हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उस फ्रेम को ही कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी पोजीशन है जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या वो चल रहा है, क्या वो रेस्ट पे है, क्या वो मोशन में है, क्या वो चल रहा है तो कितनी स्पीड से चल रहा है, क्या उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है या घट रही है। इन सब सारी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन जहाँ पर बैठ करके हम कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? तो सिंपल सा एक सेंटेंस लिख सकते हो कि जहां पर बैठकर हम चीजों को देखते हैं, जहां पर बैठकर हम चीजों को देखते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ऐसे लिखो ना, हिंदी में ही लिखो। हिंदी में लिखना नहीं आता है? हिंदी लिखना आता है कि नहीं आता है? देखो हमारी लैंग्वेज है वो, ठीक है। तो हम जब हिंदी में चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल जहन में जा रहा होता है। इसकी डेफिनेशंस में भी मैं लिखा दूंगा, डेफिनेशंस लिख सकते हो इसकी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझ में आनी चाहिए हमें। तो लिखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द प्लेस, डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर, frame of reference is the place from where we observe the things. We observe. Frame of reference is the place from where we observe the things. ब्रैकेट में लिख सकते हो मोशन। थिंग्स यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो थिंग्स किसके लिए लिख रहा हूँ? एक तरीके से मोशन के लिए ही लिख रहा हूँ, ठीक है। मोशन के लिए ही बता रहा हूँ कि वो थिंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग की हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ जिस प्लेस पर बैठ करके, उसी प्लेस को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जस्ट, ठीक है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, पढ़ा है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आपने 3D कोऑर्डिनेट भी पढ़ा है, ठीक है। 3D कोऑर्डिनेट को हम एक तरीके से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझ में आ गया। थोड़ी सी चीज़ इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पर हमें जितनी जरूरत थी उतनी मैंने बता दी आप लोगों को कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस पोजीशन को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके बाद से आपने पढ़ा भी है और इसके बारे में हम डिटेल में भी अभी देखेंगे, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही टॉपिक है ये, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? दरअसल ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का एक सिस्टम होता है। जैसे आप लोग भी ऑब्जर्व कर चुके हो, देख चुके हो, आपने कितनी डायरेक्शंस जानते हो? कितनी डायरेक्शंस जानते हो? डायरेक्शंस कितनी होती है?
फोर डायरेक्शन जानते हो ना, इसके साथ दो डायरेक्शंस और भी होती है, अबव एंड बिलो, ऊपर एंड नीचे। चार डायरेक्शंस तो हमारे ऐसे प्लेन में दिखाई दे रही हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चार तो ये हो गई हमारी, और दो डायरेक्शंस और भी होती है, एक अबव एक बिलो, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 6 डायरेक्शंस होती है। तो इन्हीं 6 डायरेक्शंस को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, आपने ये चीज़ पढ़ी भी है, बस इसको समझाने का मैं थोड़ा सा अलग तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये तीनों एक्सिस जो मैंने बनाए इनको हम एक्सिस कहते हैं, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, ये जेड एक्सिस मान लो, और ये वाई एक्सिस मान लो। जनरली हम इधर की तरफ एक्स एक्सिस मानते हैं, ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस मानते हैं, और बोर्ड के अंदर और बाहर की तरफ हम जेड एक्सिस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तीन एक्सिस का मतलब तीन दिशा, तीन एक्सिस का मतलब तीन दिशा, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शंस में भी तो होती है ना। जैसे मैं अगर बात करूं वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट। ये दोनों एक ही लाइन पे होती है ना। अगर मान लो इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ये दोनों एक ही लाइन पे होती है। अगर हम जहां पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं मान लो, ठीक है, तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ओरिजिन पे खड़े हैं, ठीक है। तो हम एक ही लाइन पे खड़े हैं, और एक ही लाइन पे दोनों एक्सिस होती है। इस तरफ देखेंगे हम तो वेस्ट है, इस तरफ देखेंगे हम तो ईस्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों एक ही लाइन पे होते हैं, तो एक ही एक्सिस से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। बस हम एक तरफ अगर पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं तो दूसरा हम नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। बस समझ में आई ना? तो एक एक्सिस दो दिशाओं को रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है। एक एक्सिस हमारी दो दिशाओं को रिप्रेजेंट कर देती है, ये एक्सिस भी दो दिशाओं को रिप्रेजेंट कर देगी, और ये वाली एक्सिस है ये भी दो दिशाओं को रिप्रेजेंट कर देगी। हमारे पास टोटल 6 दिशाएं हो गए, ठीक है। जैसे हम इसे यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम मूव नहीं कर रहे, और आप यहाँ से जा रहे हो या कोई गाड़ी आ रही है, हम देख रहे हैं ना वो मोशन में है, या ये लोग क्या कर रहे हैं, ये गधे यहाँ पर जो बैठे हैं, तो ये इन लोगों को भी हम देख रहे हैं ये कैसे मोशन कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर खड़े होकर के कर रहे हैं ना, तो ये इस डायरेक्शन में जो भी दिशा होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा दिशा कौन सा है, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन फिलहाल में ये मेरे आगे की तरफ खड़े हैं, ये मेरे पीछे का डायरेक्शन, ये हमारे राइट हैंड का डायरेक्शन, ये हमारे लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मान लो इस तरफ कोई जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि मेरे राइट साइड में कोई जा रहा है, राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। इस तरफ कोई जा रहा है तो मैं कहूँगा लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। इस साइड में कोई जा रहा है तो मैं कहूँगा मेरे आगे की तरफ कोई मूव कर रहा है। तो चूंकि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, जो हमारी वेलोसिटी होती है, सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शंस भी बतानी पड़ती है, तो डायरेक्शंस के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो दरअसल कॉपी और किताबों में हम डायरेक्शंस को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। एक को हम कह देते हैं एक्स एक्सिस है हमारा, दूसरे को हम कह देते हैं वाई एक्सिस, और तीसरा होता है हमारा जेड एक्सिस। अब क्या होता है ना कि राइट साइड में, एक्स एक्सिस के राइट साइड में हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ये दो डायरेक्शंस हो गए हमारे। यहाँ पर बैठ करके हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा वाई एक्सिस, नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा माइनस वाई एक्सिस। बोर्ड के बाहर की तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे तो हमारा जेड एक्सिस, बोर्ड के अंदर की तरफ देखेंगे तो हमारा वाई एक्सिस माइनस जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे हमारे 6 दिशाएं पता चल गई। तो अब क्या करेंगे ना, दरअसल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। एक तरीके से कंसीडर करके चलेंगे कि यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और हम यहाँ पर बैठ करके इसके ओरिजिन पर बैठ करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अब कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल बोर्ड के बाहर की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे कि जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी उसकी चेंज हो रही है, वाई कोऑर्डिनेट भी उसकी चेंज हो रही है। बात समझो ना, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो होगी, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ये होगी, वाई कोऑर्डिनेट ये होगी। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गई और वाई कोऑर्डिनेट ये हो गई, तो एक्स डिस्टेंस भी चेंज हो गया और वाई वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। लेकिन अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा ये, तो यहाँ पर अगर हम थे तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारी ये थी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ये थी,
ठीक है, लेकिन हमने इस डायरेक्शन में मूव करा तो हम यहाँ पर मान लो पहुंच चुके हैं, तो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ से यहाँ चला गया, चेंज हो गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट अभी भी यही है, यही वाली लेंथ है। तो जब हम एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है, वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स वाई प्लेन में मूव करेंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होगा, अगर हम स्पेस में मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साथ साथ जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, यहाँ से बैठ करके हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसीलिए यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा जेड एक्सिस होता है, और इसको हम जनरली ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और इसी ओरिजिन को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? रेफरेंस प्लेट या रेफरेंस पॉइंट का मतलब जहाँ से बैठ करके इसी को रेफरेंस मान करके, जैसे मान लो अगर पार्टिकल यहाँ पर है, जैसे पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, तो मुझसे वो कितनी दूरी पे है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, यही बताएगी कि इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है। जैसे पार्टिकल यहाँ पर है, पोजीशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम खड़े होते हैं वही हमारी पोजीशन है। इस पोजीशन को हमें किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बतानी होगी ना। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन बताओ, मेरी पोजीशन बताओ, नहीं बता पाओगे जब तक आपको एक रेफरेंस पॉइंट नहीं मालूम होगा कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है हमें, किसके रिस्पेक्ट में। तो रिस्पेक्ट क्या हो सकती है? मैं ये कह सकता हूँ कि इस ओरिजिन, यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताओ कि मेरी पोजीशन क्या है। आपके रिस्पेक्ट में बताओ मेरी पोजीशन क्या है, उनके रिस्पेक्ट में बताओ मेरी पोजीशन क्या है, या ओखला हेड का जो टी पॉइंट है वहाँ से बताओ मेरी पोजीशन क्या है। तो मुझे एक कोई ऐसा पॉइंट बताना होगा जहाँ से मेरी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको बतानी होगी, वही पोजीशन होगा हमारा। ठीक है, ऐसे अगर जनरली हम कह दें कि मेरी पोजीशन बताओ, आप नहीं बता पाओगे। क्या बताओगे आप इसमें? ठीक है, तो किसी भी पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्थिति को, किसी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसके बारे में क्या कर रहा है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इस हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और किसी भी पॉइंट, जैसे इस स्पेस में यहाँ पर भी कोई पॉइंट दे सकता है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट दे सकता है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट दे सकता है, तो इनकी पोजीशंस को हमें रिप्रेजेंट करनी होती है, हमें इसकी पोजीशंस को बतानी होती है। तो इनके पोजीशंस को हम कोई भी एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पर मान लिया, मैं कहीं और भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान सकता था। मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो यहाँ पर मान लेता हूँ, मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर मान लूँगा, तो ये अपने ऊपर है, ये क्या है? अपने ऊपर है। लेकिन एक बार जब आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लोगे ना, तो उसी के ऑब्जर्व करके लिए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। या क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस आपको आएगा तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिया रहेगा। अगर किसी पॉइंट की पोजीशंस आपको दे रखी है, इसका मतलब उसने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से ही दे रखा है। अगर पोजीशंस दे रखी है तो किसी ना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही दी होगी, यानी वो कंसीडर पहले से ही कर लिया हुआ है, तो आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है मेरी बातें? समझ में आ रही है रेफरेंस पॉइंट क्या है? ठीक है, और जो रेफरेंस पॉइंट होता है इसी को हम कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या एक तरीके से फ्रेम ही बना हुआ है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब दिशाएं बना दी गई, आपको दिशाएं बना दी गई, एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया गया, तो ये फ्रेम बन गया एक। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखा जा रहा है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट कह देंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। बहुत आवाज़ आ रहा है तुम लोगों का, बाहर करेंगे अभी तुम लोगों को हम। फिर शोर कर रहे हो तुम लोग। सर इन लोगों का कुछ कीजिए ना। सर शोर कर रहे हैं, ऊपर सांस भी रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब हम भी हो सकते हैं, मेरा मोबाइल है वहाँ पर, ठीक है, फ़ैन चल रहा है, तो ये सब के सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इनकी मोशन को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए इनकी पोजीशंस को सबसे पहले जानना होता है कि इनकी पोजीशंस क्या है। तो उन पोजीशंस को हम जानते हैं किसके रिस्पेक्ट में? किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। जेड एक्सिस जब भी कहूँगा इसको आप समझिएगा बोर्ड के अंदर है और बाहर की तरफ ये वाली लाइन बनाई गई है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट है,
यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट की पोजीशंस को बताना है हमें, इस पॉइंट के पोजीशन को बताना है। तो आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना आपने सीखा है ना, तो वो जो कोऑर्डिनेट होती है ना, उसी कोऑर्डिनेट को पोजीशन कहते हैं, ऐसा समझो। कोऑर्डिनेट को ही हम पोजीशन कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट को ही पोजीशन कहेंगे। आपको किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट मालूम होगा। जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका इस पॉइंट के लिए एक कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू कॉमा कॉमा करके, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट होती है। उस कोऑर्डिनेट को ही हम क्या कहेंगे? यहाँ पर पोजीशन कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में, ठीक है। तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट क्या होता है कि ये एक्स में कितना चला है, वाई में कितना चला है और जेड में कितना चला है। कहने का मतलब ये पॉइंट है और मैं मान लूँ कि हमारा ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और इस पॉइंट के जैसे मान लो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। जैसे मान लो आप यहाँ पर पेन रखी हो, ये वाली पॉइंट कंसीडर भी कर सकते हो, ये वाली पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो। इस पॉइंट की कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगी। अगर रेफरेंस मान लिया हमने, कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, ओरिजिन वहाँ पर मान लिया, तो हर पॉइंट की कोई ना कोई कोऑर्डिनेट एक होगी। तो उस कोऑर्डिनेट को कैसे हम निकालते थे? हम क्या करते थे? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते थे इस वाले कोऑर्डिनेट से। तो ये जो मान लो ये पॉइंट है, हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो यहाँ से जब हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ओरिजिन से लेकर के जिस परपेंडिकुलर डालने पर जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डालने पर वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट से लेकर के ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वैसे ही जेड कोऑर्डिनेट हमारा मिल जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो लेंथ होगी, तो ये जो लेंथ होती है ना, ये अगर 0 0 0 जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको 0,0,0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये पॉइंट हमारी क्या मान लेते हैं? कुछ x है, यानी कि x, ये वाली पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x है। ये वाली पॉइंट कुछ x है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डाले, ये वाली जो डिस्टेंस है वो y है, यानी ये वाली पॉइंट y है। 0 से लेकर के y तक के बीच की डिस्टेंस y है। वैसे ही z एक्सिस से परपेंडिकुलर डाले होंगे, कुछ पॉइंट मिलेगा। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? x, y, z। यही क्या रिप्रेजेंट करता है? यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट। क्या होता है? कोऑर्डिनेट। और इसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? पोजीशन। अब हमने पढ़ा है वेक्टर। क्या पढ़ा है? वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था? एक पोजीशन वेक्टर पढ़ी थी। पोजीशन वेक्टर में मैंने क्या बताया था? अगर किसी वेक्टर का मैं इनिशियल पोजीशन ओरिजिन को मान लूँ और फाइनल पोजीशन किसी भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट को मान लूँ, ठीक है, x, y, z को, तो जो हमारी पोजीशन वेक्टर आती है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसकी कुछ पोजीशन वेक्टर होगी। तो पोजीशन वेक्टर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? हम क्या करते हैं ना, जिस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हमें निकालनी होती है उसको हम हेड पॉइंट मान लेते हैं, ओरिजिन को टेल पॉइंट। तो ये जो लाइन मिलेगी ना, इसको हम कहेंगे इस कोऑर्डिनेट का, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर। इसके रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसको r से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो ये क्या हो जाएगा? x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नहीं आया? आगे समझ में ना? तो जैसे पोजीशन होता है वैसे ही पोजीशन वेक्टर भी होता है। तो पोजीशन हमारा, अगर सिर्फ पोजीशन कह रहे हैं तो एक तरीके से स्केलर समझ सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं तो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो इस पॉइंट के लिए हमें वेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, स्केलर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना? ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ √(x² + y² + z²। अभी इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। अभी इसमें जो भी समझ में आया आप लोगों को वो लिखिए। जो भी समझ में आया, एक रेक्टेंगल अपने मन से बनाइए सारी चीज़ें। मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन अपने मन से एक बार जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई गई सोच सोच के लिखिए। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, एक पॉइंट कंसीडर करो, उसके कोऑर्डिनेट लिखो, उसके कोऑर्डिनेट लिखने के बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, जहाँ पर कट कर रहे हैं वो एक्स वाई जेड वहाँ पर रिप्रेजेंट करो। फिर तुम इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखो, थोड़ा सा लिखो, अभी फिर मैं लिखाऊंगा।
अपने मन से कुछ लिखो। मैं 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने बजे जाना है? 7:10 से पहले जाना है ना। टाइम कितना हो रहा है? बस 20 मिनट में निकल जाना, कोई मुश्किल नहीं है। आप याद दिला देना बस। देखो यहाँ पर देखो कैसे फिगर बनाना है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे आपको 3D में समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से। ये हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है? ये ओरिजिन है जिसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये हमारी ओरिजिन है और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बता दो? 0,0,0। और इन तीनों एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये दरअसल जेड एक्सिस हमारी क्या है? बोर्ड के अंदर और बाहर की तरफ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं पहले से, कि इसको इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारा निगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये इधर की तरफ बढ़ाने पर निगेटिव वाई डायरेक्शन और इधर की तरफ बढ़ाने पर निगेटिव जेड डायरेक्शन। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक। उसके बाद से यहाँ पर देखो आपको 3 प्लेन दिखाई दे रहे हैं, 3 प्लेन दिखाई दे रहे हैं। एक्सिस तो यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रही है, आपको उसके अलावा 3 प्लेन भी दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा प्लेन? एक तो एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब इस प्लेन में अगर मैं मान लूँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो ये क्या हो गई? इस प्लेन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मैं कहूँगा एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है? इस प्लेन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई पॉइंट 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 है, तो ये सारे सारे एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि ये एक्स एक्सिस पर है यहाँ पर, तो मैं कहूँगा एक्स एक्सिस पर है। इस वाले एक्सिस पर कहीं पर होगा तो मैं कहूँगा एक्स एक्सिस पर है। इस वाले एक्सिस पर कहीं पर कोई पॉइंट होगा तो मैं कहूँगा वाई एक्सिस पर है। इस वाले एक्सिस पर कहीं कोई पॉइंट होगा तो मैं कहूँगा जेड एक्सिस पर है, ठीक है? अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर नहीं है तो मैं कहूँगा ये प्लेन में है। तो ये यहाँ पर कोई पॉइंट है तो एक्स वाई प्लेन में है। अगर पॉइंट जैसे मान लो ये हमारी जेड एक्सिस है, समझना, ये हमारी जेड एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट हो तो मैं कहूँगा एक्स जेड प्लेन। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो मैं कहूँगा जेड वाई प्लेन। ये चीज़ समझ में आती है ना? तो ये जो प्लेन है ना आपकी, यहाँ पर देखो ये जो प्लेन है, ये हमारी प्लेन कौन सी है? वाई जेड प्लेन। ये हमारी प्लेन कौन सी है? एक्स जेड प्लेन। ये हमारी प्लेन कौन सी है? ये एक्स वाई प्लेन। ये क्लियर हो गया ना प्लेन? ठीक है। अब देखो मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूँ ना कि ये हमारी यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेन है, मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा, समझो। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि जो हमारा ये है ना, ये हमारा क्या है? तल है एक तरीके से, ये प्लेन है। ये हमारा जैसे हमारा एक्स जेड प्लेन ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ एक्स जेड प्लेन हमारा ऐसे है, ऐसे, ठीक है? इस प्लेन से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ किस पे? एक्स जेड प्लेन पे। ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होगी और इससे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ किस पे? एक्स जेड प्लेन पे, ठीक है? तो ये आपको कुछ नीचे की तरफ ऐसे आते हुए दिखाई देगी, यहाँ पर कहीं पर। ये क्या हमारा? एक्स जेड प्लेन है, ठीक है? अब क्या होगा? अब हमें जेड एक्सिस पर एक पॉइंट चाहिए, समझना। फिर मैं क्या करूँगा ना, ये एक्स जेड प्लेन में है, ये पॉइंट किस में है? एक्स जेड प्लेन में है। अब इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा किस पे? किस पे? एक्स पर और वाई पर। समझने की कोशिश करो। देखो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है, ठीक है? और हमने यहाँ पर पॉइंट थी, हमने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे? एक्स जेड प्लेन पे। अब मैं इससे परपेंडिकुलर डालूंगा एक जेड एक्सिस पर और एक एक्स एक्सिस पर। तो मैं इससे परपेंडिकुलर डालने के लिए ना, आप एक चीज़ बताओ कि ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो यहाँ से मैं कोई परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसके पैरेलल होना चाहिए ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिलेगा, जेड कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी इस वाले पॉइंट से। ये पॉइंट मिलने वाला है हमें, समझने की कोशिश करना क्या हुआ रहा है, क्या हो रहा है। ये हमारी जो लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ, ये हमारी क्या है? वाई। दरअसल ये एक प्लेन है, ये क्या है? प्लेन है, ठीक है? हमने इस पॉइंट से यहाँ पर था, उससे परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन इसको दिखाने के लिए मैंने कुछ नीचे कर दिया है।
ठीक है। तो ये मैंने इससे एक्स एक्सिस से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो हमें जेड एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगी, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। समझो इस चीज़ को, ये दरअसल क्या है, एक रेक्टेंगल बना रहा होगा यहाँ पर। अब हमें वाई एक्सिस पर पॉइंट चाहिए, तो वाई एक्सिस पर पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा बताओ। ये देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन इसके पैरेलल खींचनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया। ये वाली डिस्टेंस अगर y है, क्योंकि ये वाला, इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूँ x, y, z, इसकी पोजीशन है x, y, z, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, x, ये वाली डिस्टेंस y और ये वाली डिस्टेंस z। समझ में आया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस x, वेरी गुड। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस y, वेरी वेरी गुड। यानी कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, आपको समझ में आया। ये वाली डिस्टेंस y कैसे हो रही है, ये वाली डिस्टेंस z कैसे हो रही है, ये वाली डिस्टेंस x कैसे हो रही है, आ गया समझ में ना, ठीक है। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस बता दो, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, सोचो। देखो ये वाला z क्या है, ऐसे है ना, ठीक है। z कैसे है, ऐसे है, और x हमारा ऐसे है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है। ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ये x, ये z और x, इसका हाइपोटेन्यूज z, ये वाली z है, ये वाली डिस्टेंस कैसे है, ऐसे है z, और ये हमारा x, और इसका हाइपोटेन्यूज ही तो है ना ये वाला z, और x का ये हाइपोटेन्यूज है। दरअसल यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है, ये मतलब ये हाइपोटेन्यूज है इस वाले ट्रायंगल का, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर राइट एंगल, भले राइट एंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेन्यूज है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया। देखो ये जेड एक्सिस जो मैंने ऐसे बना रखी है, वो कैसे है, ऐसे है, ठीक है। ये एक्स ऐसे है, और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच के एंगल कितना होता है, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये बताओ, ये एक्स है हमारा, जेड हमारा इसे एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जेड है, ये एक्स है। इन दोनों पॉइंट की एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये इस राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेंथ, ये लेंथ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें दरअसल ये वाली पोजीशन बतानी थी, पोजीशन इसका x, y, z दिया गया है। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और इस पर ये एक राइट एंगल परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाली लेंथ मालूम है हमें, ये वाली लेंथ मालूम है, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। नहीं आ रहा, ये भी सेम ऐसी ही पोजीशन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये y दिया गया है और ये दिया गया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये चाहिए, तो उसके लिए वो अगर मैं मान लूँ कि ये ए बी सी है, तो हम जानते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये जेड स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि क्या हो गया, फिर हमें ए सी चाहिए, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वाली जो लेंथ आएगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो देखो अगर किसी पॉइंट की, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट दी गई है, तो ओरिजिन से उसकी लेंथ के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या निकल गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, x, y, z। अगर मैं x के टर्म में बात करूंगा कि x के टर्म में पोजीशन कितनी है, तो x, y के मतलब y एक्सिस में पोजीशन कितनी है, तो y, z एक्सिस में पोजीशन की बात करूंगा तो z। क्लियर है।
अब अगर इसकी पोजीशन वेक्टर की बात करूं, मैं यहाँ पर पोजीशन की बात करूं, पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स एक्सिस के साथ जो होगा उसके साथ आई कैप लगा देंगे, फिर वाई एक्सिस वाले के साथ जे कैप, जेड एक्सिस के वाले के साथ के कैप। जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं लिखा होता 1, 2, -1, तो इस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होता बताओ? 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप -1 इंटू के कैप। यही वेक्टर हो जाता है इसके लिए। नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपके लिए। तो हम दरअसल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ गए। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया ना? अब और भी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो ये पॉइंट हमारा 0,0,0 है। ये पॉइंट कितना है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमने लिखा है ना, एक्स सिर्फ एक्स ही चला है ना। वाई एक्सिस अगर कहीं पर किसी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट सिर्फ उसी एक्सिस का हो सकता है, बस उसी के कोऑर्डिनेट होंगे, बाकी कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। इस वाले पॉइंट का बता दो। बहुत गलत। जेड कोऑर्डिनेट हमेशा लास्ट में लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, तब वाई कोऑर्डिनेट, तब जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस वाले पॉइंट का 0, y, 0। वेरी गुड। अब इस वाले पॉइंट का बता दो। फिर जेड बोल रही हो पहले। एक्स 0 जेड। समझो कैसे हम ये वाला जो पॉइंट है ना वो सिर्फ किस में है? एक्स और जेड एक्सिस में, जो एक्स जेड प्लेन में है। तो जब किसी प्लेन में अगर कोई पॉइंट होगा तो सिर्फ उसी प्लेन के कोऑर्डिनेट आएंगे, बाकी कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट में हमने कुछ चला ही नहीं है ना अभी तक। अभी तो सिर्फ हमने एक्स कोऑर्डिनेट चला और वाई कोऑर्डिनेट चला, मतलब एक्स डायरेक्शन में चला और वाई डायरेक्शन में चला। तो एक्स डायरेक्शन वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा और जेड डायरेक्शन वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में हमने तो चला ही नहीं ना। अब हम जैसे कि इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इस पॉइंट पर कैसे जा रहे हैं? पहले एक्स डायरेक्शन में हमने चला, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, फिर जेड डायरेक्शन में हमने चला, फिर जेड डायरेक्शन में हमने चला जेड, तो हमारा जेड कोऑर्डिनेट आ गया, लेकिन अभी भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। फिर हम वाई डायरेक्शन में यानी ऊपर के डायरेक्शन में चलेंगे वाई, तो हमारा एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये पोजीशन का मतलब क्या है कि आप कहाँ पर गए। ठीक है, ऐसे भी समझो, रास्ता देखो, हमने एक्स डायरेक्शन में चला एक्स, तो x, 0,0, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में अभी तक नहीं चला है। फिर हमने जेड डायरेक्शन में चला, तो जेड डायरेक्शन में जब चले जेड, तो हमारा जेड कोऑर्डिनेट भी आ गया, लेकिन अभी भी ये 0 है। वाई कोऑर्डिनेट में हमने कुछ भी नहीं चला है। फिर हम जब ऊपर के डायरेक्शन में चलेंगे यानी वाई डायरेक्शन में, और कितना चलेंगे वाई, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा यानी x, y, z। समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। इस पूरे सिस्टम को हम कह देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखो। हाँ 5 मिनट में चले जाना, लिखो, उसको लिखो, बनाओ, दोबारा भूलने। हाँ फोटो ले सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। लेकिन देखो, अगर हमारी बेसिक क्लियर हो जाती है, ये सब सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं कि हम किधर चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में, पोजीशंस के बारे में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो हमें ना फिजिक्स पढ़ने में भी मज़ा आएगा और फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, तो हम जब फिजिक्स समझ में आता है ना तभी पढ़ने का भी मन करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम खुद से भी किताबों को पढ़ करके बहुत ज़्यादा गेन कर सकें। ऊपर हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं बस वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं रह जाना, हमें समझना भी ये चीज़ों को, विजुअलाइज करना है, सोच करके देखना है। जैसे अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने दिमाग में सोचो, ये वास्तव में मैंने इसको एक प्लेन में ही बना दिया है, लेकिन ये प्लेन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक स्पेस है। यहाँ पर जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया पूरा का पूरा एक स्पेस है। तो इसको आप अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, आपके दिमाग में ना ये प्लेन ऐसे बन जाना चाहिए। यहाँ पर ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है ना, ये प्लेन बोर्ड में नहीं है, ये प्लेन ऐसे है। ये प्लेन कैसे है? ये प्लेन में ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, जो यहाँ पर ये प्लेन कैसे है? ये वास्तव में ऐसे है। ठीक है, तो ये आपके पूरी दिमाग में फिगर बनना चाहिए। ये प्लेन ऐसे है, ये वाली जो प्लेन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली प्लेन मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये वाली जो प्लेन आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो ये वाली प्लेन कैसे है?
ऐसे है, ठीक है। ये वाली प्लेन कैसे है, ये वाली प्लेन ऐसे है, ये वाली प्लेन, ठीक है। ये हमारी y और z वाली प्लेन कैसी है, ऐसी है। और ये वाली प्लेन, ये यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसे है, ये थोड़ा सा एंगल पे ऐसे ही मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको विजुलाइज करनी होंगी, सोचनी होंगी, आपके दिमाग में बिठाना होगा, ये आपको सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे हो रहा है, बार बार कैलकुलेट करके नहीं लाना है, आपके दिमाग में देख करके ही छप जाना चाहिए कि हाँ वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। और क्यों है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। ये z है, ये x है, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा ही। तो यहाँ तक रहने देते हैं तब, ठीक है। अगले दिन स्टार्ट करते हैं हम।